अध्याय 1 भाग 1 प्रारंभ। कॉलेज की बड़ी इमारत के कोने में स्थित वो पुराना क्लासरूम आज भी वैसा ही था। दीवारों पर हल्की सी सीलन, खिड़कियों से आती धूप की रेखाएं और एक कोने में रखा वो भारी भरकम डेस्क, जहां हर दिन कोई एक इंसान बैठता था, जिसकी मौजूदगी पूरे कमरे का तापमान बदल देती थी। प्रोफेसर आरव मेहता। उनका नाम ही काफी था छात्रों की सांसें थामने के लिए। कड़क चेहरा, ठंडी आंखें और वो आवाज जिसमें न डांट थी न स्नेह, बस आदेश। किसी से ज्यादा बोलना उन्हें पसंद नहीं था और किसी के सवालों से असहमति होने पर वो सामने वाले को ऐसे घूरते जैसे उसकी औकात ही नहीं हो। प्रिया, जो एमए इंग्लिश लिटरेचर की नई छात्रा थी, कॉलेज के पहले दिन ही उनके रवैये से दहशत में आ गई थी। उसने सुना था कि प्रोफेसर आरव बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन यह नहीं सोचा था कि वो इतने जहरीले हो सकते हैं। मिस प्रिया सिंह, उन्होंने पहले ही हफ्ते में क्लास में सबके सामने टोका था, अगर आपको इस विषय में गंभीरता नहीं है तो आप घर बैठ सकती हैं। लिटरेचर कोई टाइम पास नहीं है। प्रिया सन्न रह गई। बस 5 सेकंड देर से आने पर ऐसा व्यवहार। उस दिन के बाद उसने खुद से वादा कर लिया, इस प्रोफेसर से जितना दूर रह सके उतना अच्छा। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। क्लास में हर बार वो जानबूझकर उसे घूरते, कभी उसके उत्तरों पर तंज कसते, कभी उसे इमोशनल कहकर अनदेखा करते। तुम्हारे जैसे स्टूडेंट सिर्फ कविताओं के भावनात्मक पहलू देखते हैं, सोचने की क्षमता जरा बढ़ाइए, वो कहते, और पूरा क्लास हंस पड़ता। प्रिया ने बहुत बार चाहा कि वो इस क्लास को छोड़ दे या कॉलेज ही बदल दे, लेकिन उसका सपना था गोल्ड मेडल लेना और पीएचडी करना, और उसके लिए उसे यही झेलना था। कभी कभी उसे लगता आरव उसे जानबूझकर टारगेट करते हैं। उसके कपड़ों पर, उसके उत्तरों पर, उसकी मौजूदगी पर, सब पर उन्हें शिकायत थी। कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड में फर्क होता है मिस सिंह, उन्होंने एक दिन कहा था जब प्रिया ने क्लास में बहस में हिस्सा लिया। और जहर और अनुशासन में भी प्रिया ने मन में जवाब दिया था, पर होठों पर सिर्फ खामोशी थी। लेकिन इस सारे तकरार के बीच एक दिन कुछ अजीब हुआ। वो लाइब्रेरी में अकेली थी। बारिश हो रही थी, बाहर से बिजली की चमक अंदर तक आ रही थी। तभी एक किताब निकालते समय उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ी। ध्यान से नहीं चल सकती? वही जानी पहचानी आवाज। आरव वहीं खड़े थे। आप हर जगह मेरी गलती निकालने आते हैं? प्रिया ने खींचकर कहा। तुम गलती करती ही इतनी बार हो कि मुझे मौका मिल जाता है, और आपको सिर्फ मेरी गलतियां ही दिखती हैं? हाँ, क्योंकि बाकी सबके पास सीखने की क्षमता है, तुम बस तर्क करना जानती हो। प्रिया गुस्से से उठ खड़ी हुई। आप मुझे नीचा दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं? कि आप मुझसे बेहतर हैं? आरव नजदीक आए। उनकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, प्रिया। उन्होंने उसका नाम पहली बार बिना मिस लगाए लिया। मैं जो हूं वो तुम समझ भी नहीं पाओगी। तो फिर समझाने की कोशिश क्यों करते हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर आरव ने कुछ नहीं कहा और चले गए। उस दिन प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके भीतर कुछ और भी था, गुस्सा और एक हल्की सी बेचैनी जो पहले कभी नहीं हुई थी। क्या ये डर था या कोई उलझन? उस दिन के बाद प्रिया ने लाइब्रेरी जाना बंद कर दिया। आरव की बातों ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया था। वो शब्द नहीं थे, ताना था, और उस ताने में छुपा हुआ था एक ऐसा एहसास जिससे वो खुद भी अनजान थी। क्लास में अब भी वो मौजूद थी, लेकिन अब उसने अपने जवाबों में जोश नहीं रखा। उसने सिर्फ बैठना शुरू कर दिया, चुपचाप। और यह बात आरव को चुभने लगी। एक दिन क्लास में उन्होंने एक कविता पढ़ाई, द वेस्टलैंड, और चर्चा के दौरान अचानक कहा, आजकल कुछ छात्राएं सिर्फ नाम की उपस्थिति दर्ज करा रही है। क्या कारण है, मिस प्रिया सिंह? कक्षा एकदम चुप हो गई। प्रिया ने धीमे से कहा, जब शिक्षक सिखाने की बजाय तिरस्कार करें तो छात्रों का मौन ही उत्तर होता है। आरव की आंखों में कुछ पल को आक्रोश चमका। फिर उन्होंने कहा, साहस से जवाब देना सीख गई हो। यह अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रहे, साहित्य में साहस से ज्यादा जरूरी होता है संवेदनशीलता। प्रिया ने सिर झुका लिया। उसका मन कर रहा था कि सब कुछ छोड़ दे, कहीं दूर भाग जाए, लेकिन वो भागने वालों में से नहीं थी। उस रात घर लौटकर वो बहुत रोई। उसने डायरी खोली और लिखा, क्या ऐसा संभव है कि किसी से इतनी नफरत हो कि वही इंसान आपकी सोच में सबसे ज्यादा जगह घेरने लगे? कुछ दिन बाद कॉलेज में एक सेमिनार आयोजित हुआ, इमोशन एंड पावर इन रोमांटिक पोएट्री, और आरव ने प्रिया को उसमें वॉलंटियर बना दिया, बिना उसकी अनुमति लिए। मैं नहीं कर सकती, उसने कहा। तुम करोगी, आरव ने ठंडी आवाज में कहा। मुझे देखना है कि तुम्हारे भीतर आत्मबल कितना है, या सिर्फ शब्दों की गर्मी है।
वो रात फिर बेचैनी की रात थी। लेकिन अगले दिन मंच पर जब प्रिया खड़ी हुई तो उसने अपनी भावनाओं को शब्दों में ढाल दिया। उसने पढ़ा, जब शब्द जलने लगे और मौन चीखने लगे तो समझो कोई रिश्ता आग से होकर गुजर रहा है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पीछे बैठे आरव पहली बार कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुराए। पर यह मुस्कान जहर से भरी थी या गर्व से, ये प्रिया तय नहीं कर पाए। सेमिनार के बाद स्टाफ रूम में समीरा ने तंज कसते हुए कहा, आपकी प्रिय छात्रा ने आज कमाल किया सर। काबिलियत को अगर प्रियता समझा जाए तो ये दुर्भाग्य है, आरव ने सीधा जवाब दिया। शाम को जब प्रिया बाहर गेट पर खड़ी थी, बारिश शुरू हो चुकी थी। छाता नहीं था। तभी पीछे से गाड़ी रुकी, वही काली एसयूवी, आरव की। बैठो, उन्होंने कहा। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। बारिश में भीगकर अगर बहादुरी साबित करनी है तो ठीक है। प्रिया कुछ पल हिचकी, फिर चुपचाप बैठ गई। गाड़ी में सन्नाटा था, हल्की बारिश की आवाज और दो धड़कनों की चुपचाप जंग। आज अच्छा बोला तुमने, आरव ने कहा। आपने तारीफ की? उसने हैरानी से पूछा। मैंने केवल सत्य स्वीकार किया। और मैं क्या हूं? प्रिया ने धीमे से पूछा। आपके लिए? आरव ने ब्रेक दबाया। कार रुक गई। तुम एक ऐसी किताब हो, उन्होंने कहा, जिसे मैं पढ़ना तो चाहता हूं, लेकिन हर पन्ना मुझे खुद से डराता है। प्रिया की आंखें भर आईं। और आप मेरे लिए एक ऐसा अध्याय है, वो बोली, जो बार बार दोहराता है लेकिन कभी समझ नहीं आता। अचानक एक बिजली कड़कने की आवाज के साथ झमाझम बारिश होने लगी। आरव ने कार से उतरकर दरवाजा खोला और बोला, आओ चलो थोड़ी देर इस बारिश को महसूस करें। तुम हमेशा कहती हो प्रकृति में कविता होती है। आपने सुना था? मैं सब सुनता हूं, सिर्फ दिखाता नहीं। दोनों बारिश में भीगते हुए कॉलेज की सीढ़ियों तक चले गए। उनके बीच एक अजीब सी गर्मी थी, जो न नफरत थी न मोहब्बत, लेकिन किसी तूफान के पहले की खामोशी जैसी। उस पल प्रिया को लगा कि जो इंसान इतना टॉक्सिक लगता है, उसके भीतर भी कोई अधूरी कविता है जो सिर्फ सही पाठक का इंतजार कर रही है। बारिश की वो रात कुछ कह गई थी। ना कुछ खुलकर हुआ, ना कोई इजहार, लेकिन दिलों के दरवाजे जरा से खुलने लगे थे। अगले दिन प्रिया क्लास में चुपचाप बैठी थी। किताब उसके हाथों में थी, लेकिन उसकी आंखें हर पल दरवाजे की ओर थीं। आरव आए, हमेशा की तरह शांत, नियंत्रित और बेरुखे। पिछले सेशन की कविता ओड टू अ नाइटिंगेल पढ़ी? उन्होंने पूरे क्लास से पूछा। सबने सर हिलाया, लेकिन उनकी निगाहें प्रिया पर थीं। प्रिया, तुम्हें क्या लगता है, कीट्स का दुख व्यक्तिगत था या दार्शनिक? प्रिया कुछ पल चुप रही, फिर कहा, शायद दोनों। निजी दुख जब पच नहीं पाता तो वो दर्शन बन जाता है। आरव की आंखों में चमक आ गई। इंटरेस्टिंग। उस दिन के बाद उनका व्यवहार थोड़ा बदलने लगा। वे अब बातों में ताना नहीं मारते थे, बल्कि बहस करते थे। प्रिया को महसूस हुआ कि वो उसे अब एक छात्रा की तरह नहीं, एक विचार की तरह देखने लगे हैं। लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जिसने इस बढ़ती गर्माहट को अचानक बर्फ में बदल दिया। कॉलेज की फेस्ट कमेटी में प्रिया को लीडर बना दिया गया। उसने सुझाव दिया कि क्लासिक ड्रामा अथेलो मंचित किया जाए, जिसमें ईर्ष्या, प्रेम और विनाश की गहराई थी। प्रिया ने प्रस्ताव दिया कि वो डेस्टिमोना का किरदार निभाएगी। लेकिन जब उसने आरव से फीडबैक मांगा तो उन्होंने सीधा कहा, डेस्टिमोना? तुम जैसी लड़की को उस मासूम किरदार में देखना मुश्किल है। क्यों? प्रिया तिलमिला गई। क्योंकि तुम हर चीज को जीतने की कोशिश करती हो, निभाने की नहीं। उनके शब्द चाकू की तरह चुभे। शायद आपको मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है सर, उसने कड़वाहट से कहा। जानने की कोशिश करता हूं, तभी तो बार बार तुमसे टकरा जाता हूं, आरव ने पहली बार गहराई से कहा। वो पल बहुत भारी था। प्रिया एकदम चुप रह गई। शाम को वो कैंटीन के एक कोने में बैठी थी, अकेली। तभी समीरा वहां आई, वही लड़की जिसे हमेशा आरव के आसपास मंडराते देखा था। कभी सोचा है, समीरा ने कहा, कि शायद सर आरव तुम्हें इसलिए तवज्जो देते हैं क्योंकि तुम्हारा असर उन्हें परेशान करता है? प्रिया ने सिर घुमा दिया। और तुम्हें इसलिए तकलीफ है क्योंकि तुम्हारा कोई असर नहीं पड़ता। समीरा कुछ कहती उससे पहले ही आरव वहां पहुंच गए। सब ठीक? उन्होंने सीधे प्रिया से पूछा। हाँ, उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखें झूठ बोल रही थीं। अगले दिन कॉलेज में एक वर्कशॉप का आयोजन था, जिसमें सभी प्रोफेसर और छात्र मिलकर साहित्यिक संवाद करते। वहां सबके सामने एक सवाल आया, क्या प्यार और अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? आरव खड़े हुए और बोले, नहीं, प्यार समर्पण मांगता है, अधिकार नहीं। लेकिन जब कोई इंसान खुद को श्रेष्ठ मानता है तो वह प्रेम को भी स्वामित्व में बदल देता है।
और वही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। प्रिया को लगा जैसे हर शब्द उसी के लिए था। रात को जब वो लाइब्रेरी में अकेली थी तो आरव फिर आए। तुम हमेशा अकेली क्यों रहती हो? उन्होंने पूछा। क्योंकि भीड़ में खुद को खोने से बेहतर है अकेले खुद को समझना। और अगर कोई खुद को तुम्हें सौंपना चाहे? उन्होंने धीमे से पूछा। प्रिया की धड़कनें तेज हो गईं। तो पहले वो ये साबित करे कि वो मुझे तुच्छ नहीं समझता। आरव ने उसकी ओर देखा। नजदीक आए, बहुत नजदीक। मैंने तुम्हें कभी तुच्छ नहीं समझा प्रिया, वो बोले। मैंने तुम्हें खुद से ज्यादा गंभीरता से लिया है। शायद इसी वजह से तुम पर सबसे ज्यादा सख्त रहा हूं। तो क्या ये सख्ती सिर्फ दिखावा थी? प्रिया की आवाज कांपी। नहीं, उन्होंने कहा, वो मेरा डर था। मैं तुम्हें जितना पसंद करने लगा था उतना ही खुद से दूर करने की कोशिश करता रहा। उस पल प्रिया की आंखें भर आईं। क्यों क्यों किया आपने ऐसा? उसने पूछा। आरव चुप रहे कुछ क्षण, फिर कहा, क्योंकि मैं पहले भी एक बार मोहब्बत हार चुका हूं। और इस बार हार नहीं चाहता था। इसलिए मैंने तुम्हें खुद से नफरत करने पर मजबूर किया। प्रिया स्तब्ध थी। वो जान नहीं पाई थी कि उनकी कठोरता के पीछे इतना गहरा डर था। और अब? उसने धीमे से पूछा। अब मैं खुद से भी नफरत करने लगा हूं, तुम्हारी आंखों के आंसू देखकर। प्रिया ने पहली बार उसके हाथ थामे। आपने मुझे चोट दी, सर। लेकिन अब मुझे आपका दर्द भी दिखाई देता है। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम अभी तक रुकी हो, इसका मतलब है, मेरी सारी गलतियों के बावजूद तुमने मेरा इंतजार किया। शायद, प्रिया बोली, क्योंकि मुझे अब नफरत करने की ताकत नहीं बची। वो पल, उनकी आंखें, उनके हाथ और बीच में खामोशी, धीरे धीरे दो दिलों की दीवारें गिरा रहा था। कॉलेज का सेमेस्टर खत्म होने वाला था। फाइनल एग्जाम की तैयारियों के बीच कुछ और भी था जो प्रिया के दिल को बेचैन कर रहा था। वो बात जो आरव ने लाइब्रेरी में कही थी, और वो नजरें जो अब तिरस्कार नहीं, बेचैनी लिए होती थीं। फिर एक दिन घर में एक ऐसी बात हुई जिसने जिंदगी का रुख ही बदल दिया। प्रिया की मां ने खाना खाते खाते कैजुअली कहा, बेटा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है, पढ़ा लिखा, सभ्य और तुम्हारे ही कॉलेज में प्रोफेसर है, आरव मेहता नाम है। जानती हो? प्रिया की आंखें फैल गईं। कौर उसके गले में अटक गया। क्या? उसने कांपते हुए कहा। हाँ, उनकी मां हमारे पुराने जान पहचान की है। उन्होंने तुम्हारी तारीफें सुनी है और रिश्ता रखा है। प्रिया को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सिर घूम रहा था। वो आदमी जिसके सामने बोलते वक्त उसकी रूह कांपती थी, जिसके चेहरे पर गुस्सा देखकर उसकी धड़कनें थम जाती थी, अब उसका पति। वो रात प्रिया ने जागते हुए बिताए। आंखों में नींद नहीं थी, बस सवाल थे। क्या वो इस शादी को मना कर सकती है? क्या ये शादी उसकी पूरी आजादी को छीन लेगी? या ये वही रिश्ता है जिसे वो जाने अनजाने महसूस करने लगी है? अगले दिन कॉलेज में जब आरव क्लास में आए तो प्रिया ने एकटक उनकी तरफ देखा। वही कड़क चाल, वही नियंत्रित आंखें। लेकिन आज उनमें कुछ और था। शायद बेचैनी, शायद अपराध बोध। क्लास खत्म होते ही प्रिया ने उन्हें स्टाफ रूम में बुलाया। सर, ये रिश्ता आपने क्यों रखा? आरव चुप रहे, फिर बोले, मैंने नहीं रखा, मेरी मां ने। तो आप मना क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मैं थक गया हूं, खुद से लड़ते लड़ते। मतलब? उसकी आंखों में आंसू आ गए। मतलब ये कि मैं तुमसे भागते भागते अब खुद को खो चुका हूं, प्रिया। वो चुप खड़ी रही। उसका मन कह रहा था, ना बोल दे। लेकिन उसका दिल चीख रहा था, हाँ। शादी तय हो गई, जल्दी। 3 हफ्तों में सब कुछ बदल गया। अब वो वही प्रिया नहीं रही थी जो क्लास में साइड की सीट पर बैठकर प्रोफेसर की बातों से डरती थी। अब वो दुल्हन बनी अपने ही प्रोफेसर के सामने बैठी थी। विवाह मंडप में जब आरव ने मांग में सिंदूर भरा तो उसके स्पर्श में सख्ती नहीं थी, एक अनकही मंजूरी थी। रिश्ता अब बंध चुका था। पहली रात। कमरे में गुलाब की खुशबू थी, लेकिन वातावरण में अजीब सी दूरी। प्रिया बैठी थी चुपचाप, आंखें झुकी हुई। आरव दरवाजा बंद करके आए और बिना कुछ कहे खिड़की के पास खड़े हो गए। तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगी? उन्होंने कहा। क्या पूछना चाहिए? प्रिया की आवाज बहुत धीमी थी। कि क्यों मैंने इस शादी के लिए हाँ कहा? प्रिया उठी, उनके करीब गई और बोली, क्यों कहा आपने? आरव ने उसकी तरफ देखा, एक लंबी, गहरी नजर। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी में रहो, लेकिन मेरे तरीके से। मतलब? वो सन रह गई। मतलब ये कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगा, कम से कम अभी नहीं। और तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। तो आपने शादी की सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी जिंदगी से बाहर न जाऊं? हाँ। वो शब्द किसी तमाचे की तरह थे।
आप तो वही निकले, हमेशा सब कुछ कंट्रोल में रखने वाले प्रोफेसर। और तुम, हमेशा हर बात को दिल से लगाकर रोने वाली बच्ची, उन्होंने ठंडी आवाज में कहा। उस रात दोनों ने एक ही कमरे में रहकर भी एक दूसरे से मीलों की दूरी बनाए रखी। लेकिन रिश्ते ऐसे नहीं रुकते। सुबह जब आरव ने उसे पहली बार सिंदूर के साथ देखा तो उनके चेहरे पर एक क्षण के लिए कोई भाव आया, मोह, कशिश, शायद पछतावा। और प्रिया, उसके भीतर वो सवाल अब भी था, क्या मैं उससे नफरत करूं या उसकी तकलीफ को समझूं? शादी को 2 हफ्ते बीत चुके थे। बाहर की दुनिया उन्हें पति पत्नी कहती थी, लेकिन कमरे के अंदर वे 2 अनजान लोग थे, एक ही छत के नीचे 2 अलग दुनियाओं में जीते हुए। प्रिया हर सुबह उठती, नाश्ता बनाती, सिंदूर लगाती और आरव को चाय देती, एक पत्नी की तरह। लेकिन आरव सिर्फ चुप रहते। वो ना कुछ मांगते, ना कुछ जताते, बस अपनी किताबों में डूबे रहते, ऑफिस जाते, वापस आते और बिस्तर पर सो जाते, बिना कोई बात किए। एक दिन प्रिया ने हिम्मत कर पूछा, क्या ये रिश्ता सिर्फ नाम का है या इसमें कुछ सांसें भी हैं? आरव ने उसकी आंखों में देखा। तुम चाहती क्या हो? आपसे बात? आपके शब्द, एक एहसास कि मैं आपकी जिंदगी में हूं। शब्द? वो हंसे, एक कड़वी हंसी। मेरे शब्दों ने तुम्हें पहले ही बहुत दर्द दिया है, प्रिया। तो क्या आप खामोशी से मारना चाहते हैं? उसकी आवाज थरथराए। आरव चुप हो गए। उस रात प्रिया ने पहली बार रोते हुए खुद से कहा, शायद मैंने उससे नफरत करना छोड़ दिया था। लेकिन उसने मुझसे मोहब्बत करना शुरू ही नहीं किया। अगले दिन वो देर तक खिड़की के पास बैठी रही। आंसू नहीं थे, बस एक ठंडापन था, वही जो एक टूटे दिल में बस जाता है। रात को जब आरव लौटे तो उन्होंने देखा, कमरा साफ है, खाना बना है, लेकिन प्रिया कहीं नहीं दिख रही। वो बालकनी में गई थी, ठंडी हवा में खड़ी। आरव ने धीरे से कहा, भीतर आ जाओ, ठंडी लग जाएगी। प्रिया पलटी, आपको फर्क पड़ता है? आरव ने कोई उत्तर नहीं दिया। अगली रात अचानक प्रिया की तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार, सर दर्द, आंखें लाल। आरव ने पहली बार घबराकर उसे अस्पताल पहुंचाया। रात भर वो उसके सिरहाने बैठा रहा, दवाइयां, डॉक्टर से बात और हर बार उसके माथे पर ठंडा पानी रखना। जब प्रिया ने आधी नींद में आंखें खोली तो देखा, आरव उसका हाथ थामे बैठा था। आप जाग रहे हैं? हाँ, और तब तक जागता रहूंगा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। प्रिया की आंखों से आंसू निकल आए। आप तो मुझसे प्यार नहीं करते। आरव चुप रहे। फिर धीमे से बोला, मुझे ये कहना नहीं आता, लेकिन मैं महसूस करता हूं, और वो महसूस अब आदत बन गई है। उस रात जब प्रिया पूरी नींद में थी, आरव ने उसके माथे पर पहली बार होंठ रखे, बहुत धीरे, बहुत एहसान के साथ। अगले दिन जब प्रिया ठीक हुई तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मुस्कान में एक हल्का विश्वास लौट आया था। अब हर रात दोनों के बीच एक कप चाय साझा होती, कभी बात नहीं होती, पर आंखें बोलती थीं। एक दिन प्रिया ने कहा, आपने मुझे पहली बार कब महसूस किया था? आरव थोड़ा मुस्कुराए, जब तुमने वेस्टलैंड के जवाब में वो लाइन कही थी, जब निजी दुख दर्शन बन जाए। और आपने मुझे कब चाहा? शायद जब तुमने मेरे तानों को भी कविता की तरह सुना। प्रिया उसकी ओर झुक गई। और अब? आरव ने धीरे से उसका हाथ थामा। अब मैं हर उस पल को जीना चाहता हूं जो मैंने तुम्हें रुलाकर खो दिया था। वो पल पहली बार शांत था, न चीख, न तकरार, बस एक हल्का सा आलिंगन, एक ऐसा स्पर्श जिसमें अब न अधिकार था, न दूरी, सिर्फ सुकून। शादी को अब 1 महीना हो चुका था। पहले जहां एक दूसरे की मौजूदगी बोझ लगती थी, अब वहीं एक अजीब सी खामोशी थी, जो बेचैन नहीं करती थी, बल्कि सुकून देती थी। आरव अब कभी कभी बिना कहे चाय बना देते थे। प्रिया बिना बोले उनकी पसंद की सब्जी रख देती थी। और दोनों इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि अब वे एक दूसरे के आदी हो चुके हैं। एक शाम प्रिया कमरे में बैठी थी, किताब पढ़ रही थी, वही कविता संग्रह जिसे उसने कॉलेज के दिनों में पढ़ना शुरू किया था। क्या पढ़ रही हो? उन्होंने पूछा। फिर वही ख्वाब, बशीर बद्र। क्यों? क्योंकि अब मुझे फिर वही ख्वाब बार बार आते हैं, जिसमें आप मुझे देख रहे होते हैं, लेकिन बोलते कुछ नहीं। आरव मुस्कुराए। और क्या चाहती हो कि मैं बोलूं? प्रिया ने किताब बंद कर दी। सब कुछ जो आपने कभी नहीं कहा। आरव कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, आज मैं कुछ कहता हूं जो कभी किसी से नहीं कहा। वो पास आकर बिस्तर पर बैठ गए। एक लंबा सांस लिया। प्रिया, मैं ऐसा क्यों हूं, ये शायद तुम जानना चाहती हो। क्यों मैं खामोश रहता हूं, क्यों मैं मोहब्बत को जाहिर नहीं करता, क्यों तुम्हें दूर रखा? प्रिया ने उसकी हथेली थाम ली। आरव ने कहना शुरू किया,
मैं कॉलेज में जब प्रोफेसर नहीं स्टूडेंट था तब मेरी जिंदगी में एक लड़की आई थी, श्रेया। वो भी मेरी जूनियर थी, हंसमुख, संवेदनशील, थोड़ी तुम जैसी। हम दोनों में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन उसने मुझसे कहा, तुम बहुत गंभीर हो आरव, तुम्हारी मोहब्बत भी आदेश जैसी लगती है। और वो मुझे छोड़कर चली गई किसी और के साथ। उसके जाने के बाद मैंने सोचना छोड़ दिया, महसूस करना बंद कर दिया। और जब तुम मेरी जिंदगी में आए तो वो डर फिर से सामने आ गया। मैंने सोचा तुम भी एक दिन मुझे छोड़ दोगी, इसलिए पहले ही तुम्हें खुद से दूर रखा। प्रिया की आंखें भर आईं। लेकिन आप ये भूल गए सर, वो बोली, मैं श्रेया नहीं हूं। आरव ने धीरे से उसका चेहरा अपनी हथेली में लिया। अब समझ गया हूं। उनकी उंगलियां उसके गालों पर फिसली, बहुत धीरे, बहुत ध्यान से। क्या मैं तुम्हें फिर से छू सकता हूं? इस बार मोहब्बत के लिए, ना कि अधिकार के लिए? उन्होंने पूछा। प्रिया की पलकों ने जवाब दिया। वो एक धीमा मगर गहरा लम्हा था। आरव ने उसकी तरफ झुककर उसके माथे को चूमा, फिर उसकी आंखें और फिर वो होठ। जहां कभी सिर्फ तकरार हुआ करती थी, आज वहां सुकून का स्वाद था। उनके होंठ एक दूसरे को महसूस करने लगे। वो कोई हड़बड़ी नहीं थी, जैसे दो अधूरे अक्षर एक शब्द बनने लगे हों। प्रिया ने अपनी बाहें उनके गले में डाल दी। आरव ने उसे बाहों में समेट लिया, जैसे बरसों से यही इंतजार था। उनकी सांसें एक दूसरे में उलझ गईं। कमरा अब सर्द नहीं था, वहां सिर्फ गर्मी थी, चाहत की, आत्मा की, जिस्म की। प्रिया ने धीमे से कहा, आज पहली बार महसूस हो रहा है कि मैं आपकी पत्नी हूं, सिर्फ नाम की नहीं, रूह की। आरव ने उसके कान के पास फुसफुसाया, और मैं तुम्हारा पति, सिर्फ रिश्ते का नहीं, हर लम्हे का। वो रात सिर्फ शरीर का नहीं, भावना का मिलन थी। धीरे धीरे कपड़े उतरते गए और उनके बीच कोई दूरी बाकी नहीं रही। हर स्पर्श में माफी थी, हर चुंबन में वादा, और हर सांस में एक नई शुरुआत। सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में आईं, तो पहली बार प्रिया आरव के सीने पर सिर रखकर मुस्कुराई। अब? उसने पूछा। आरव ने उसकी जुल्फों में उंगलियां फिराते हुए कहा, अब सिर्फ हम हैं, और हमारे बीच अब कोई डर नहीं। वो रात जिसने प्रिया और आरव को एक कर दिया था, अब याद बनकर हर सुबह उनके बीच मुस्कुराती थी। आरव अब पहले जैसे नहीं थे, वो बात करते थे, पूछते थे, ध्यान रखते थे। प्रिया अब पहले जैसी नहीं थी, वो मुस्कुराती थी, खुलकर बोलती थी, खुद को आरव की बराबरी में महसूस करती थी। एक सुबह प्रिया कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। आरव उसे ड्रॉप करने वाले थे, अब ये उनकी नई आदत बन चुकी थी। क्या तुम चाहोगी कि मैं सबके सामने तुम्हें ड्रॉप करूं? उन्होंने पूछा। क्यों नहीं? प्रिया मुस्कुराई। आप अब सिर्फ मेरे प्रोफेसर नहीं, मेरे पति भी हैं। और फिर तुम कहोगी, प्यार और अधिकार में फर्क होता है, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कॉलेज के गेट पर जब आरव की कार रुकी तो कुछ छात्र छात्राएं हैरानी से देखने लगे। कुछ फुसफुसाने लगे, कुछ मुस्कुराए, कुछ चौंके। समीरा, जो गेट के पास खड़ी थी, सब देख रही थी। उसे वो पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। वो अब भी खुद को आरव के करीब समझती थी, और प्रिया को बस एक स्टूडेंट। राउंड पुष्पिन कॉलेज में अफवाहों की शुरुआत। अगले कुछ दिनों में कॉलेज में अजीब सी बातें फैलने लगीं। सर, आरव ने शादी कर ली है किसी स्टूडेंट से, कहते हैं उसने स्टूडेंट को फेवर दिया था, इसलिए वो टॉपर बनी। न जाने किस तरह का रिश्ता था उन दोनों के बीच। प्रिया ने पहली बार इन फुसफुसाहटों को सुना। शुरुआत में उसने नजरअंदाज किया, लेकिन जब कुछ सहेलियों ने भी अलग व्यवहार करना शुरू किया तो वो बेचैन होने लगी। एक दिन उसे स्टाफ रूम के बाहर समीरा की आवाज सुनाई दी। मोहब्बत नहीं थी वो, मैनिपुलेशन था। प्रिया ने सर को फंसाया है। प्रिया वहीं थिथक गई। अंदर जाकर थप्पड़ मारने का मन किया, लेकिन उसने खुद को रोका। रात को जब घर लौटी, आरव आराम से पढ़ रहे थे। आपको इन अफवाहों की खबर है? प्रिया ने सीधे पूछा। आरव ने चश्मा उतारते हुए कहा, हाँ, और मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है। उसकी आंखों में गुस्सा था। हम एक दूसरे को जानते हैं, बाकी दुनिया को जवाब देना जरूरी नहीं। लेकिन अगर आप सच में मेरी इज्जत करते हैं तो मेरे लिए खड़े होइए। आरव चुप हो गए। उस रात दोनों के बीच फिर वो दीवार खड़ी हो गई, जो बहुत मुश्किल से टूटी थी। राउंड पुष्पिन अगली सुबह कॉलेज में एक मीटिंग थी, जहां आरव और प्रिया दोनों को आना था। मीटिंग में समीरा ने जानबूझकर सवाल उठाया, क्या ये सही है कि एक प्रोफेसर का व्यक्तिगत रिश्ता छात्रा के अकादमिक प्रदर्शन को प्रभावित करता है? हॉल एकदम चुप। आरव ने सीधे जवाब दिया, अगर कोई छात्रा अपनी मेहनत से टॉप करे तो उसके रिश्तों को उसके नाम से जोड़ा जाना अपमान है, उस लड़की का भी और शिक्षक का भी।
सभी चुप। लेकिन अफवाहों का जहर अपना काम कर चुका था। राउंड पुष्पिन और फिर वो दिन। प्रिया को किसी ने एक फोटो भेजी, समीरा और आरव एक साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठकर बात करते हुए। फोटो के साथ कैप्शन था, तुम्हारा प्रोफेसर पति क्या सच में वफादार है? प्रिया के होश उड़ गए। उसने आरव से कुछ नहीं पूछा, बस खुद को कमरे में बंद कर लिया। रात को जब आरव लौटे तो प्रिया ने दरवाजा नहीं खोला। प्रिया, क्या हुआ? उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से सिर्फ एक आवाज आई, कभी कभी नफरत करना आसान होता है जब आपको ये लगे कि प्यार एक झूठ था। दरवाजा खोलो, आरव ने गंभीरता से कहा। क्या मैं एक अफवाह से भी ज्यादा भरोसे के काबिल नहीं हूं? उनकी आवाज भारी थी। प्रिया ने दरवाजा खोला। उसकी आंखें लाल थीं। क्या आपने समीरा से मुलाकात की? हाँ, आरव ने सीधा कहा। क्योंकि मुझे पता था कि वो जहर फैला रही है और मैंने उसे आखिरी बार चेतावनी दी। आप मुझे बता सकते थे। प्रिया की आवाज कांप रही थी। मैंने सोचा तुम मुझ पर भरोसा करोगी, और आप भूल गए, मेरे भीतर अब भी वो लड़की जिंदा है जिसे आपने पहली बार नीचा दिखाया था। आरव के चेहरे पर ग्लानि छा गई। उन्होंने पास आकर प्रिया का चेहरा थामा। अगर मेरे अतीत की गलतियां फिर से सामने आ रही हैं, तो इस बार मैं उनसे भागूंगा नहीं। तो क्या करेंगे आप? प्रिया की आंखों में आंसू थे। इस बार मैं पूरी दुनिया के सामने कहूंगा कि तुम मेरी पत्नी हो, मेरी बराबरी की साथी, और तुम्हारा नाम सिर्फ मेरी जिंदगी में नहीं, मेरी आत्मा में दर्ज है। कॉलेज के अंदर चारों तरफ बातें थीं। समीरा के फैलाए जहर की गूंज हर कोने में थी। सर आरव ने पावर का गलत इस्तेमाल किया। प्रिया ने शादी से पहले ही उन्हें फंसा लिया था। इन दोनों ने शिक्षा को मजाक बना दिया। और तब आरव ने फैसला लिया, चुप्पी तोड़ने का। राउंड पुष्पिन कॉलेज फोरम, आरव का स्टैंड। कॉलेज के ओपन फोरम में स्टूडेंट्स, प्रोफेसर और प्रशासन बैठे थे। सभी को लगा आरव अपना बचाव करेंगे। लेकिन आरव ने माइक उठाया और नजरों से प्रिया को ढूंढा। वो पीछे चुपचाप खड़ी थी। आज मैं एक शिक्षक नहीं, एक इंसान की तरह बोल रहा हूं, उन्होंने शुरू किया। मैं जानता हूं, मेरे और प्रिया के रिश्ते पर सवाल उठे हैं। लेकिन एक बात साफ कर दूं, ये रिश्ता कॉलेज की दीवारों से नहीं, दिल और सम्मान से बना है। सभी चुप थे। उनके होठ फिर से एक दूसरे से मिले, लेकिन इस बार कोई अनकही बेचैनी नहीं थी। इस बार सिर्फ मंजूरी थी। उसके ब्लाउज की डोरी खुद ब खुद खुलने लगी और साड़ी जमीन पर गिरती चली गई। आरव की उंगलियां उसके शरीर के हर हिस्से को सम्मान, प्यार और चाहत से छूने लगी। और प्रिया, उसने पहली बार खुद को खोया नहीं, पूरी तरह सौंप दिया। उस रात सिर्फ जिस्म नहीं, रूहें भी नंगी हुई, एक दूसरे के सामने, बिना झिझक, बिना झूठ। आरव ने कहा, तुमने मुझे बना दिया। प्रिया ने कहा, और आपने मुझे छूकर कविता बना दिया। मोहब्बत मुकम्मल हो चुकी है, जिस्म और रूह एक हो चुके हैं, और अब रिश्ते को असली परीक्षा से गुजरना है, जब एक और जिंदगी इस रिश्ते के बीच आकार लेने लगे। रात की वो चुप्पी अब सुकून बन गई थी। जिस बिस्तर पर कभी दो अजनबी एक दीवार के साथ लेटते थे, अब वही दो आत्माएं एक दूसरे की सांसों में खो जाती थीं। प्रिया की आंखें अब जब भी बंद होती तो आरव की बाहों की गर्मी उसे ढक लेती थी। प्यार अब कोई एहसास नहीं रहा था, वो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन प्यार के हर सांचे में कुछ नया ढलता है, और इस बार कुछ ऐसा घटा जो उन्हें फिर से बदलने वाला था। कई दिनों से प्रिया को अजीब सी थकान महसूस हो रही थी। खाने से मन हटने लगा था और सुबह सुबह घबराहट सी होने लगी थी। पहले उसने सोचा ये मौसम का असर है, फिर उसने सोच लिया कि शायद मानसिक थकावट होगी। लेकिन जब तीसरी बार उल्टी हुई तो वो चौंक गई। शाम को जब आरव घर आए तो प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस उनकी आंखों में देखते हुए धीमे से बोली, आपको डॉक्टर के पास मेरे साथ चलना होगा। आरव गंभीर हो गए, सब ठीक है ना? प्रिया ने हल्की मुस्कान दी, शायद कुछ बहुत नया हो रहा है। अगले दिन वे क्लिनिक गए। डॉक्टर ने जांच की, कुछ टेस्ट हुए। जब रिपोर्ट आए तो डॉक्टर मुस्कुराई, बधाई हो, आप मां बनने वाली है। कमरा एकदम शांत हो गया। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, आश्चर्य, डर, खुशी, सब एक साथ। उसने धीरे से आरव की ओर देखा, जिन्हें लगा जैसे समय थम गया हो। उन्होंने प्रिया का हाथ थामा, बहुत धीरे से, क्या तुम ठीक हो? प्रिया ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, लेकिन ये पहली बार है जब मैं इतना भारी और इतना हल्का एक साथ महसूस कर रही हूं। जब वे घर लौटे तो पहली बार दोनों को एहसास हुआ कि अब वे सिर्फ पति पत्नी नहीं, किसी की जिंदगी के जनक बनने वाले हैं। आरव उस रात खिड़की के पास बैठ गए, चुपचाप आसमान को देख रहे थे। प्रिया उनके पास आए, कुछ सोच रहे हैं?
मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं एक अच्छा पिता बन पाऊंगा। प्रिया ने उनकी उंगलियां अपने होठों पर रख दी, जैसे आपने मुझे प्यार करना